हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स लेके, और ये आज का हमारा सेशन है। इट इज वीकली राउंड अप। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी इवेंट्स जो हुए हैं। ठीक, ये इवेंट्स हैं दैट इज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। क्या क्या है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, स्वच्छ सर्वेक्षण की अभी हाल में रिपोर्ट आई है जिसमें से विल डिस्कस किस सिटी ने टॉप किया है और रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या है, प्राविधान क्या था रैंकिंग का। फिर हम डिस्कस करेंगे M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर, जो हमारे गन्स होते हैं बॉर्डर पे लोकेटेड होते हैं, वो फाइनली कमीशन्ड हो गए हैं बाय द इंडियन आर्मी इन दी डिफेंस एरिया, डिफेंस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 हाल ही में रिलीज हुआ जिसमें इंडिया की पोजीशन काफ़ी अच्छी हुई है, 40 पोजीशन वी गॉट। पैसिफिक आइलैंड नेशंस का एक समिट हुआ था कंडक्टेड बाय द USA, उसके क्या हाईलाइट्स हैं, और बेस्ड ऑन दीज 7 टॉपिक्स वी विल डिस्कस सम MCQs जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद हाउ आई विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस विद सम MCQs। तो विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। सबसे पहले कि महात्मा गांधी का बर्थडे अभी हमने सेलिब्रेट किया, 153rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो वी ऑल नो फादर ऑफ आवर नेशन, जिनका बर्थडे हमने मनाया अभी। वी सेलिब्रेटेड विद दी नॉन वायलेंस मोटो। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हम सबके पास है कि दिस इज फादर ऑफ द नेशन, आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस कॉल सत्याग्रह इन्होंने ये इंसेप्ट करके लाए थे। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1921 में, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, हरिजन के अपलिफ्टमेंट के लिए, ऐसे बहुत सारे इवेंट जो हैं वो हैं एसोसिएटेड है हमारे महात्मा गांधी से। तो दिस वी शुड नो कि महात्मा गांधी किस किस फील्ड में, किस किस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एस्पेक्ट्स में कहाँ कहाँ उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और देश को आज़ादी दिलवाई। दिस वी शुड नो। ठीक, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हमें याद रखनी है अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से ही रिलेटेड हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022, जो ऑब्जर्व होता है 2 अक्टूबर को बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इसको 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022 मनाने का फैसला लिया था। इसके बेसिक जान लेते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हमें 2 अक्टूबर को हमेशा मनाते हैं, और पहली बार 2007 में ये इंसेप्ट हुआ था। 2007 में जब UN की असेंबली की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हाँ, हम 2007 को एक ऐसा दिन मनाएंगे जो नॉन वायलेंस पे डेडिकेटेड हो, जहाँ पे हम शांति प्रिय तरीके से अपना संदेश दे सके, ऐसा दिन। तो इसके प्राइम एम्बेसडर थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो ये डिसाइड किया गया था कि महात्मा गांधी के नाम पे, उनकी फिलॉसफी पे, उनकी आइडियोलॉजी पे एक दिन मनाया जाएगा। तो ऑन जून 15, 2007 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू डेजिग्नेट 2 अक्टूबर एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और 2004 में ईरानियन नोबल लॉरेट सीरीन इबादी याद रखिएगा, इन्होंने ही इंसेप्ट किया था कि हमें ऐसा दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो रिमेंबर दिस नेम की 2014 में ईरानियन नोबल लॉरेट सीरीन इबादी, इन्होंने ये प्रपोज किया था आइडिया, और 2007 में जाके UN जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव किया था। तब से हम 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मना रहे हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि पेपर में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी बुक्स गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई हैं या गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। तो दिस यू शुड नो, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक, मंगल प्रभाता, इंडिया केस फॉर स्वराजा, गुड लाइफ, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। गांधी अगेंस्ट फासिज्म, सेल्फ रिस्ट्रेंट और गांधी ग्राम्स। तो ये आपको याद रखना है कि गांधी जी ने भी लिटरेचर वर्क में बहुत योगदान दिया था और बहुत सारे बुक्स पे उन्होंने काम किया था, बहुत सारे बुक्स पब्लिश किए थे जिसमें उनकी आइडियोलॉजी मेंशन थी, उनकी फिलॉसफी मेंशन थी। तो ये हमें याद रखना है कि उनका लिटरेरी वर्क कहाँ कहाँ, लिटरेचर बुक्स कहाँ कहाँ, किस किस फील्ड में उन्होंने लिखा था। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। साथ ही साथ हम
मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर और मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जिसके बात कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को उनके घर पे जाके अटैक किया था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका 118वां जन्मदिन हमने मनाया 2 अक्टूबर को ही। तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे हम मनाते हैं एक साथ 2 अक्टूबर को। तो जय जवान जय किसान का मोटो इन्होंने दिया था, दिस वी शुड हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो क्या हाइलाइट्स है कि नेशन सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ही वाज बोर्न इन अक्टूबर 1904 और 16 की एज में ही इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया और जो देश की आज़ादी का आंदोलन था उसमें ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया, सत्याग्रह ज्वाइन किया, जेल गए बहुत बार और हिज प्राइम मिनिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए थे, सिर्फ 19 महीने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर थे, बट इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे लैंडमार्क्स डिसीजंस लिए जिससे आज भी हमारा देश, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, जो अमूल डेयरी कॉर्पोरेशन है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका पंजाब और हरियाणा में है, ये इन्हीं की देन है। जय जवान जय किसान का नारा हमें सेल्फ रिलायंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया इन दी मिल्क सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर और इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ पे हम पहले डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे, हम लोगों से दूसरे देशों से गेहूं खरीदते थे खुद सरवाइव करने के लिए, बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में अनाज की क्रांति आई, दूध की क्रांति आई। ये सब बिकॉज ऑफ दी लाल बहादुर शास्त्री आइडियोलॉजी जो हमें देखने को मिलती है इनकी टेन्योरशिप में, जो शॉर्ट टेन्योरशिप 19 मंथ का था इनका। ठीक है, तो ही वाज ए लाइफ मेंबर्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात थी, जब वो देश की आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे तो ही वाज ऑल्सो द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक सेवक मंडल, जिनके फाउंडर थे लाला लाजपत राय। ठीक, बाद में ये इनके प्रेसिडेंट भी बने हमारे लाल बहादुर शास्त्री, बट ये आप याद रखिएगा कि जो सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी है उनके जो फाउंडर थे वो थे हमारे लाला लाजपत राय, जिनके ये एक्टिव लाइफ टाइम मेंबर थे और बाद में जाके ये प्रेसिडेंट भी बने। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी शास्त्री जी की कि कैसे उन्होंने भारत की आज़ादी का जो मूवमेंट था उसमें ही वाज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट। ठीक, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में जान लेते हैं। क्या है कि अराउंड 1920 शास्त्री जी ज्वाइन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इन 1930 ही पार्टिसिपेटेड इन साल्ट सत्याग्रह ऑल्सो एंड वर जेल्ड। वो जेल बहुत बार जा चुके थे और इन 1942 अगेन जब हमने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया तो महात्मा गांधी के स्पीच और जेल जाने के बाद फिर इनको भी जेल में डाल दिया गया और 1946 तक ही जेल में ही रहे थे। उसके बाद इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो ही प्रमोटेड व्हाइट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय सपोर्टिंग द अमूल मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात एंड क्रिएटिंग द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB का डेवलपमेंट इन्हीं की आइडियोलॉजी थी कि आज हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं डेयरी प्रोडक्ट के और हम सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायबल हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा सरप्लस प्रोडक्शन रहता है हमेशा, इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो और इन डेयरी प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ये इन्हीं का इंसेप्शन था। इन 1965 ही बूस्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन, हेल्प इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन प्लेसेस लाइक हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। उनको उनकी मौत के बाद, उनके देहांत के बाद भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया। शास्त्री जी के देहांत जनवरी 11, 1966 में ताशकंद में हुआ, जहां पे ये पीस एग्रीमेंट साइन करने गए थे। जो 1961 इंडो पाकिस्तान का वार हुआ था उसका एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था ताशकंद में, वहां इनकी मौत हो गई थी। ठीक, अभी भी वो रहस्य है कि उसका क्या रीजन था, वो सब वो पॉलिटिकल इशू है, वी डोंट हैव टू गो इन दैट एस्पेक्ट। बट शास्त्री जी की 19 मंथ्स के टेन्योर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क डिसीजन लिए और बहुत ही अच्छे उन्होंने हमारे नेशन को एक सेल्फ रिलायंट बनाया, जो कि अभी भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण। ये सर्वे होता है एनुअली, हर सिटीज में उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सर्वे किया जाता है कि कौन सा सिटी कितना स्वच्छ है, कितना साफ है, कहाँ की गार्बेज मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है प्रॉपर हो रही है कि नहीं, कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को प्रॉपर सेग्रीगेशन हो पा रहा है नहीं, और उसका बाद में फिल्टरेशन हो पा रहा है कि नहीं,
उसके बेसिस पे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 अनाउंस किया गया। और इस 5 कैटेगरी में जहां 100 के से ऊपर पॉपुलेशन थे उसमें इंदौर फिर से फर्स्ट पोजीशन पाया गया है। इंदौर इज द फर्स्ट, सेकंड गुजरात, तीसरा नवी मुंबई, फोर्थ जीवीएमसी वाइजैग विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा आपका एपी में। ये 5 पोजीशंस है, दिस वी हैव टू नो। और ये आपके बॉटम है रैंक्स लेस देन 100 के पॉपुलेशन में आपका ये पंचगनी फर्स्ट पोजीशन पे है और बॉटम में वही आपका 96 97 ये 100 पोजीशन पे। दिस यू शुड नो कि कैटेगराइजेशन दी गई है कि इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस सेक्टर में ये सिटी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये हर साल ये सर्वे होता है अमॉन्ग द सिटीज। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के हाईलाइट्स क्या है कि इंदौर वाज रिसेंटली अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 6th ईयर इन ए रो एंड मध्य प्रदेश अवार्डेड द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है कि इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें फर्स्ट स्थान किसको मिला है, तो वो है इंदौर एज ए स्टेट, वो है एमपी। तो इट इज एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन इन सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया लॉन्च एज पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान हुआ था 2 सेक्टर्स थे उनके, रूरल और अर्बन। तो ये अर्बन कैटेगरी में अवार्ड्स मिलते हैं टाउन्स और सिटीज को, ये आपको याद रखने हैं। हमने डिस्कस किया पहले किसको अवार्ड मिला है, फैक्ट। दूसरा फैक्ट हमें याद रखना है ये कौन करवाती है, तो ये करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक, ये करवाती है। तीसरा फैक्ट हमें याद रखना है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, ठीक, ये तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। अब इसके अंडर कौन सी बॉडी है जो ये प्रोसेस प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड करवाती है, तो वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है जो इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो आपको याद रखना है कि ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर। और कौन इम्प्लीमेंटेशन कराता है, तो वो है QCI। तो ये आपको याद रखना है। और स्वच्छ भारत अभियान हमें याद रखना है जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, तो जिसका क्या मोटो था कि तो फ्री एंड ओपन डेफिकेशन से भारत को मुक्त करवाना बाय 2 अक्टूबर 2019। और हमने ये टारगेट फुलफिल कर लिया था बहुत सारे एरियाज में, रूरल में, अर्बन में। अब हमारा टारगेट क्या है कि जो हम गार्बेज डंप करते हैं उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो और प्रॉपर फिल्टरेशन हो और अच्छे से वो मैनेजमेंट हो सके, पूरा गार्बेज मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छे से वहाँ की म्यूनसिपालिटी कर सके। उसी बेसिस पे ये हमारी रैंकिंग होती है जिसमें से इंदौर फर्स्ट रैंक पाया गया है, ठीक है। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान कि स्वच्छ भारत अभियान के 2 पार्ट्स थे, मैं डिस्कस किया। एक तो था ग्रामीण जो मॉनिटर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड अर्बन स्वच्छ भारत अभियान अर्बन ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक। अब यहाँ पे एक और फैक्ट हमें याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ जिसके 2 पार्ट्स थे। पहला आपका रूरल कौन देखता है, रूरल देखता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है। और अर्बन आपका देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, इन दोनों के डिपार्टमेंट, दोनों की बॉडी, दोनों की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है और डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 उसके बाद लॉन्च किया गया अर्बन के लिए, रिसेंटली लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 2021, फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग कंप्लीट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल द विजन ऑफ गार्बेज फ्री इंडिया इज एन इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जब लॉन्च हुआ उसमें क्या टारगेट था कि गार्बेज फ्री और प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का पहला जो ऑब्जेक्टिव था जो 2014 में लॉन्च हुआ था उसका ये हुआ था कि ओपन डेफिकेशन फ्री रखना है। जब हमने बाद में इसे 2021 में सेकेंड इसका वर्जन लॉन्च किया है तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें गार्बेज फ्री इंडिया बनाना है। द फर्स्ट सर्वे वाज अंडरटेकिंग इन 2016। ये सर्वे जो हम देखते आ रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण जिसमें सिटीज को रैंक देते हैं उसका इंसेप्शन 2016 से वो रैंकिंग दी जा रही है और 2022 अभी तक रैंकिंग दी जा चुकी है। तो 2016 में 673 सिटीज थे और अभी टोटल 4242
सर्वे टोटल ऐसे सिटीज और टाउन्स इसमें ऐड हो चुके हैं। तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। 2016 से हमने देखा कि इसका इंसेप्शन हुआ है और अब पार्टिसिपेंट्स बहुत बढ़ गए हैं अक्रॉस द इंडिया। तो हर साल जब ये रैंकिंग आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस साल फर्स्ट पोजीशन किसका है और किस स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन पाया है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। फोर्थ है कि M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर, ये रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया। द इंडियन आर्मी इज इंडक्टिंग द M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक, ये बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही जो तोप गन होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, आराम से हम कैरी करके कहीं भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में इसको डाल सकते हैं, वहाँ से हम अपने सिक्योरिटी पर्पस को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक, इन द नेक्स्ट 5 years द आर्मी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी विल सी मेजर फोर्स एक्सेलेरेशन विद द इंडक्शन ऑफ सेवरल गन्स। ये देखिए धनुष, सारंग, M777 लाइट होविट्जर, एडिशनल K9 वर्ज होविट्जर, ये सब जितने भी है ना गन्स, जितने भी तोपें हैं, ये सब अब हमारे इंडिया में ही बन रही है इंडिजिनियसली। ठीक, तो ये इसके प्रोडक्शन से होने से हमें आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर काफ़ी इन्हेंस होगा और बीइंग सो लाइट इन वेट हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं किसी भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे। तो ये न्यूज़ है कि M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर जो है तोपें हैं वो फाइनली इंडक्ट होने लगे हैं, जो कि इंडिजिनियसली हमारे देश में ही हमारे जो डिफेंस PSU जो है DRDO के हेल्प से इसको घर में ही निर्मित कर रहे हैं। इसके अलावा इतने जो धनुष, सारंग, M777, K9 वज्र, ये सारे भी हमारे होविट्जर्स और ऐसे गन्स हैं जो अगले 5 साल में डिफरेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, वहाँ पे इंडक्ट होंगे। तो ये हमें इंफॉर्मेशन जाननी है कि M777 आर द की कंपोनेंट ऑफ द आर्मी फील्ड आर्टिलरी रिटेलिएशन प्लान। ठीक है, ये है FRAP जो आर्मी सिर्फ रिटेलिएशन प्लान होता है आर्मी का। और हमें और क्या याद रखना है कि इनकी लेंथ है 155 mm। M777 इनका जो रेंज होता है 30 किलोमीटर तक होता है, बट मैक्सिमम ये 40 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं, बट इट कैन केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट एट अ रेंज ऑफ मोर देन 40 किलोमीटर इन सम एरियाज वेयर द ज्योग्राफी अलाउ द सेल्स टू फ्लाई इन ए रियल फील्ड एरिया। ठीक है, तो दिस यू हैव टू नो कि रेंज क्या है इसकी। जब आप तोप से गोला दागेंगे यहाँ से, तो ये देखिए ये बहुत ही लाइट है, आप यहाँ से इसको आराम से कैरी कर सकते हैं कहीं भी और कहीं भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बिल्ड विद टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉय, द होविट्जर वेट्स 4 to 18 kg ओनली। ठीक है, और द इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर, ये हमारा चिनूक हेलीकॉप्टर है जो एयरलिफ्ट करने के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर आराम से हमारे होविट्जर को आराम से कहीं भी एयरलिफ्ट करके और किसी भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे वो वहाँ पे रख सकता है, वहाँ से हम अपना ऑपरेशन वार में ऑपरेट कर सकते हैं। तो लाइट वेट होने की वजह से हम इसको कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है कि हमने इंडिया में इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे इसी के जो पार्ट्स हैं, लाइट वेट होविट्जर्स हैं, गन्स हैं, वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है और आसानी से उसको कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं जहाँ पे हमारा वार लाइक सिचुएशन हो। ठीक है, 5th आर्टिकल है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को ये मनाया गया था। इस ईयर का क्या थीम था कि रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। तो इसमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं जाननी है, बस पूछ सकते हैं कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है। तो रिमेंबर दिस का अक्टूबर 1 में ये आपका थीम था। तो द डे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विथ एम टू ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओल्डर पर्सन एंड लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। तो वो जो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं उनके लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर डे हो जहाँ पे उनको सेलिब्रेट करें, उनके जो विक्ट्री है, अचीवमेंट्स है, उनको सेलिब्रेट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो अक्टूबर 1 को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन December 14, 1990 को टू एस्टैब्लिश अक्टूबर 1 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो 1990 में UN जनरल असेंबली में ये पास किया गया था। दिस यू शुड हैव टू रिमेंबर। जैसे कि हमारा नॉन वायलेंस इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया गया था जब 2007 में रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो कोई भी रेजोल्यूशन पास होती है
UNGA में, तब जाकर वो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होता अक्रॉस द UN नेशन। जितने भी 193 मेंबर्स हैं UN के, उन सारे देशों में वो डे सेलिब्रेट होता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक। तो दे केम इनटू बिगिन आफ्टर द वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग इनिशिएटिव, ठीक। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑफ एजिंग इनिशिएटिव विच वॉज एडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड असेंबली ऑफ एजिंग इन 1982। 1982 में एक वर्ल्ड असेंबली हुई थी एजिंग की, जहां पे ये इशू उठाया गया था कि जो ओल्ड एज है उनके प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार को, अलग अलग सरकार को डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव लेनी चाहिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ओल्ड एज पीपल, ठीक। तो UN जनरल असेंबली इन 1991 अप्रूव्ड द यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन, और लेटर 2022 में सेकेंड वर्ल्ड वार असेंबली ऑफ एजिंग ये जब हुई थी मैड्रिड इंटरनेशनल में, यहाँ भी इसको अप्रूव किया गया था। तो हमारा एजेंडा क्या है, क्रक्स क्या है कि ये जब पास किया गया, इसका मोटो यही था कि एक दिन ऐसा सेलिब्रेट हो जहाँ पे हम जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सके, ताकि उन सरकार को ये रियलाइज हो कि जहाँ पे ये पॉलिसी नहीं है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओल्ड एज पीपल, वहाँ पे वो ऐसी वेलफेयर पॉलिसी, एक सोशल वेलफेयर पॉलिसी लेकर आए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज पीपल, दीज ओल्ड एज पीपल। तो दिस वी शुड हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक। किसने लॉन्च किया और इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग हो गई है अब काफ़ी अच्छी, 40 रैंकिंग हो गई है इंडिया की। 2021 में 46 रैंक था, अब हम 40 रैंक में है, तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है ये ग्लोबल इनोवेशन। अब हम देख लेते हैं कि ये है क्या। इंडिया हैज़ क्लाइम टू 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो UN के पार्ट है। दिस इज अ ह्यूज लीप ऑफ 41 प्लेसेज इन 7 ईयर्स। ये कौन रिलीज करता है? द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पोजीशन किसने पाया? स्विट्जरलैंड इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी फॉर 12th consecutive ईयर। 12 साल से स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है इन दिस इंडेक्स। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। स्विट्जरलैंड लीड्स द ग्लोबल इन इनोवेशन आउटपुट एंड स्पेशली इन पेटेंट बाय ओरिजिन, सॉफ्टवेयर स्पेंडिंग, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड पोजीशन USA को, फिर UK, फिर स्वीडन को, UK को और नीदरलैंड को। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको बताना होगा। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर कि रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पोजीशन आपकी स्विट्जरलैंड की है, 12 साल से उसी को मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन। इंडिया की पोजीशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, 2021 में ये आपकी 46 पोजीशन पे थी और अब जाके ये 40 पोजीशन पे आई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द रिपोर्ट हाईलाइट जो हमने देखा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट द WIPO। इट इज़ वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये आपको याद रखना है कि WIPO क्या है? यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। और क्या करता है? WTO क्रिएटेड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट बिगिन ऑपरेशन 1970 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ये देखिए, ये आपका फॉर्मेशन है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 193 मेंबर जो हैं इसके एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती क्या है और इसको कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक। तो कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू ए क्रिएशन ऑफ ए माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइंस एंड सिंबल्स, नेम्स एंड इमेज यूज्ड इन कॉमर्स, ठीक। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल से समझते हैं हमने देखा है मार्केट में बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट बिस्लेरी। ये देखिए बेल्सरी, ये देखिए बिल्सेरी, ये देखिए बिस्ली। ये है ओरिजिनल बिस्लेरी क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। अगर मुझे कोई भी पैकेज मिनरल वाटर बनाना है तो मैं ये नाम कभी नहीं यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये नाम यूज करूंगा
तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से रजिस्टर्ड है। ये जो लोगो है यहाँ पे आप हमेशा देखेंगे आर, मतलब ये रजिस्टर्ड हो चुका है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो एक्ट होता है उसमें ये रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर मुझे कोई भी मिनरल वाटर का प्लांट लगाना है और बॉटल प्रोड्यूस करनी है तो मुझे कोई नया नाम लेना होगा। तो सिमिलर नाम लेके लोग फेक प्रोडक्ट बनाते हैं, सो डैट जल्दी जल्दी में लोग ये ले लें और इनको लगे कि इन्होंने बिसलेरी ही लिया है। तो ये है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि आपने जो क्रिएट किया है, आपका जो इन्वेंशन है, सिंबल है, नेम है, इमेज है, अगर उसके साथ कोई भी छेड़खानी हो तो वो इलीगल है। तो इसके लिए जो लॉ है इंडिया में और जो भी कंट्री में जो इसको प्रोटेक्ट करती है, अगर वो सबसे ज़्यादा इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है तो वो फर्स्ट नंबर पे हुई। जैसे कि हमारी स्विट्जरलैंड, वहाँ पे जितने भी राइटर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, जो भी थिंकर्स हैं, वो जो भी वर्क करते हैं उनके वर्क को प्रोटेक्शन मिलती है थ्रू दी IPR एक्ट की। उनके राइट को कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे बुक्स जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स की डुप्लीकेट कॉपी आपको मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो ये राइटर्स का जो इनोवेशन है उनका इन्फ्रिंजमेंट हुआ। वो उनकी जो आर्टिस्टिक लिबर्टी है, एबिलिटी है, उनकी थिंकिंग है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल क्रिएशन है उसकी डुप्लीकेट कॉपी आराम से मार्केट में मिल जा रही है, क्योंकि लॉ इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, लॉ इतना पावरफुल नहीं है। ठीक, जिस कंट्री में लॉ सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसको फर्स्ट पोजीशन मिल जाती है। और हमारे कंट्री में भी ऐसे लॉज बने हुए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे उस लॉ के अगर आप इन्फ्रिंज करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट का प्रोविजन है। अगर आप कोई भी ऐसा लोगो यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए भी आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसा यूज करते हैं तो लोग क्या करते हैं, लूप होल क्या है, सेम टू सेम नाम चेंज करके बाहर से आपको लगेगा कि ये तो बिसलेरी की ही बॉटल है। तो ये एक एग्जाम्पल है शो करने के लिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे प्रोटेक्ट हो हमारे कंट्री में। ठीक, अब जो बिसलेरी बना रहे हैं तो उनका जो क्रिएटिविटी है वो हैम्पर हो रही है, क्योंकि इनके नाम पे, इनके नाम से ये फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो लॉ को और भी स्ट्रिंजेंट होना चाहिए सो डैट कि हम अपना रैंकिंग और इम्प्रूव कर सकें इंडिया में। ठीक, तो ये है अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि जो आपने बनाया है, जो आपका आइडिया है, क्रिएशन है, वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक, वो कभी इन्फ्रिंज ना हो, उसमें कोई डाइल्यूशन ना हो। जैसे कि ये लोगोज हैं, ये देखिए, ये सब रजिस्टर्ड लोगो हैं और ऐसे फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको हमेशा मिल जाएंगे जो कि सेम टू सेम इसकी कॉपी बनाते हैं, तो लगेगा कि सेम है बट ये डुप्लीकेट होते हैं। मतलब यहाँ भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर ऐसा लॉ नहीं है जो इसको देख सके, इस पे अंकुश लगा सके, इसको कर्टेल कर सके। ठीक, तो दिस इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमें समझनी है। और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ जहाँ पे जितनी स्ट्रिक्ट है उस लॉ को, उस कंट्री को वो पोजीशन मिलता है, जो हमने देखा कि स्विट्जरलैंड को पोजीशन मिला। ठीक, अब हम बात करते हैं पैसिफिक आइलैंड नेशन। ठीक, एक समिट हुआ है यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट वाशिंगटन में 2022 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ समिट हुआ है यूएसए का अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना इस पैसिफिक आइलैंड नेशंस में, यहां पे अपना प्रेजेंस क्रिएट करना। तो क्या आर्टिकल है कि द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड 810 मिलियन न्यू फंडिंग फॉर पैसिफिक आइलैंड एट अ समिट विद प्रेसिडेंट जो बिडेन अमिड इंट्रो चाइना। को चाइना का भी प्रेजेंस हमने यहाँ पे बहुत देखा है, तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने कहा है कि वो $810 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है इन नेशंस में। किस सेक्टर्स में? तो ये इन्वेस्ट करने वाली है। द न्यू फंड विल बी इन द फॉर्म ऑफ 10-year पैकेज टू क्लीन अप एंड डेवलप डर्टी वाटर टू सपोर्ट द टोना इंडस्ट्री व्हाइल द यूनाइटेड स्टेट्स विल आल्सो एक्सपैंड क्लाइमेट डेवलपमेंट एड एंड डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। पहला तो इनका जो कवर आइडियोलॉजी है कि हाँ, हम आपके देश में जो गंदगी है, पॉल्यूशन है, उसको हटाएंगे इस 10 साल के पैकेज में। और दूसरा ये है कि एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस हो
यूएसए का इन द पैसिफिक नेशन आइलैंड। सो क्योंकि चाइना का प्रेजेंस वहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसए का ये पैकेज आया है वाशिंगटन समिट ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस, कि हमारा भी वहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बना रहे थ्रू दिस पैकेज। इसलिए ये पैकेज वहाँ पे अनाउंस किया गया है। ठीक, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा न्यूज में आती रहती है। ठीक है, तो क्या है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर, बिडेन विल ऑल्सो एड्रेस द फर्स्ट एवर वाशिंगटन समिट ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन, जो हमने देखा जहां पे ये पैकेज अनाउंस हुआ, इंक्लूडिंग 12 हेड्स ऑफ स्टेट। ये जो आपके स्टेट्स थे, इनमें से 12 हेड्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में। यूनाइटेड स्टेट उस रिकॉग्नाइज कुक आइलैंड एंड न्यून। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखिए, ये आपका न्यून है और ये आपका है कुक आइलैंड। इन दोनों आइलैंड को यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेशन, क्योंकि ये जो नेशन है इनके जो भी डिफेंस रिलेशंस हैं वो आते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक, ऑल्दो ये ऑटोनोमस है, बट कुछ जो इनके सब्जेक्ट्स हैं वो न्यूजीलैंड गवर्न करती है। क्या है, एक बार फिर से रीड करते हैं हम, कि ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट विल रिकॉग्नाइज कुक आइलैंड एंड न्यून, अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी whose foreign and defense policies and currency are linked to New Zealand. New Zealand will take care about the defense policies, foreign policies and about the currency डेवलपमेंट। ये तीनों सब्जेक्ट जो है ये न्यूजीलैंड देखती है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स में दे आर सेल्फ गवर्निंग। विच टू कंट्रीज? दीज टू कंट्रीज कुक आइलैंड एंड न्यून। तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ लोकेशन है इन आइलैंड्स का, इन आइलैंड्स कंट्री को कौन गवर्न करता है, किस किस सब्जेक्ट्स पे। और यूएसए ने इन दो कंट्रीज को रिकॉग्निशन दी है, बोला है कि हम आपको रिकॉग्निशन देंगे। ठीक है, और द स्टेप्स विल अलाउ द यूनाइटेड स्टेट टू इंक्रीज इट्स डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इन द कुक आइलैंड एंड न्यून। तो ये ही इनका मेन मोटो है कि यहाँ पे इनकी इंट्रैक्शन बढ़ जाए इन दो आइलैंड में, बाय एस्टैब्लिशिंग दियर आइडेंटिटी, कि हाँ भाई हम रिकॉग्नाइज करते हैं यू एज ए नेशन। ठीक, और इसके थ्रू ये आपका एक डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट हो सके यूएसए का विद दीज टू नेशन एंड विद द अदर नेशन, जहाँ पे ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं $810 मिलियन, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन और जो भी वहाँ इंडस्ट्री है उसी इंडस्ट्री रिलेटेड उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल उससे रिलेटेड है कि जो भी सबमिट हुआ है, ये रीजन हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ये आपके न्यूज़ आर्टिकल्स में आता रहेगा। और यहाँ पे यूएसए का प्रेजेंस अब धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला है, और इससे रिलेटेड हमें आर्टिकल्स, ये जो जितने भी आइलैंड्स हैं ना, माइक्रोनेशिया, किरिबाती, नौरा, वाली, फूताहा, फिजी, ये सब हमारे पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। लोकेशन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, न्यून और कुक आइलैंड लाइमलाइट में थे जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से और देख लेते हैं, ये है आपका कुक आइलैंड, ये देखिए, ये है आपका कुक आइलैंड, और ये है आपका न्यून जो न्यूजीलैंड के अंदर आता है, जिसके 3 सब्जेक्ट्स हमारे न्यूजीलैंड के अंडर आते हैं। और ये आपके कुक आइलैंड, इसके भी 3 सब्जेक्ट्स इसके न्यूजीलैंड के अंडर आते हैं। तो दिस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सब के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आई होप आपसे ये सॉल्व होंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर इफ यू नो द आंसर्स तो पार्टिसिपेट इन द कमेंट बॉक्स बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द 7 आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है कि कुक आइलैंड, न्यून आइलैंड कहाँ पे हैं। ठीक है, रिसेंटली जो यूएसए ने है वो किस नेशन में फॉलो करते हैं, जो 2 हमारे पैसिफिक आइलैंड के नेशंस हैं। ठीक है, फिर आप इसको रीड कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस तारीख को ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को डिक्लेयर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गन्स आर इंडिजिनस, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। एंड 5th क्वेश्चन की इंडिया हैज ए क्लाइम टू 40 पोजीशन। और ये जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स की, ये कौन रिलीज करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दोज आर्टिकल्स। इफ यू नो इज पार्टिसिपेट इन दी कमेंट बॉक्स, वहाँ पे आप आ सकते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दिस ऑल वाज द दिस वीक्स करंट इवेंट जो हमने देखा
कि ये 7 इवेंट्स हुए हैं। ठीक, आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स टॉपिक्स। विद दैट नोट, टेक केयर एंड गुड बाय।